this lecture, we are going to discuss about limited liability partners, the relations and liability. इसको हम LLP भी बोलते हैं, that is limited liability partners. LLP जो है इसका फॉर्मेशन पार्टनरशिप एंड कंपनी के फॉर्मेशन का मिक्सचर ही है जिसे हम LLP बोलते हैं. पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती थी एंड कंपनी में जो लाइबिलिटी होती थी उनकी जो वैल्यू है शेयर्स की उनके अकॉर्डिंग ही होती थी. बट इन दोनों के मिक्सचर से हमारा एक LLP का फॉर्मेशन हुआ. LLP जो पार्टनरशिप एक्ट था वो 2008 में पास आउट किया गया और इसका रजिस्ट्रेशन कराना असेंशियल है. पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड होती थी. मेंबर्स को उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी यूज़ किया जा सकता था अगर उनकी लाइबिलिटी पे नहीं हुई तो डेट्स को पे करने के लिए. इसलिए जो होता था पार्टनर जो है बहुत कमी होते थे पार्टनरशिप में. देन एक नई पार्टनरशिप आई दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विच इज़ ऑल्सो नोन LLP. LLP जो है वो क्रिएशन बाय लॉ होती है. लॉ के क्रिएशन से ही LLP क्रिएट होती है. ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी है. जो हमारी LLP है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है. इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम तो 2 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट. एंड जो लाइबिलिटी होगी वो पार्टनर्स जो है इस लिमिटेड लाइबिलिटी में उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है LLP में. सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ LLP क्या होती है. अब हम देखेंगे इनके पार्टनर्स के बीच में उनकी क्या रिलेशंस होती है और उनकी क्या क्या लाइबिलिटी होती है. फर्स्ट हम इंट्रो करते हैं इसका. जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो एक इम्प्रूव वर्जन है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का. ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में भी क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं जो कि बिजनेस कैरी ऑन करते हैं विद द प्रॉफिट मोटिव. दोज हु फॉर्म सच एन एसोसिएशन, जो इस एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं और उसमें रजिस्टर करते हैं अंडर दिस एक्ट, वो हमारे क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं. LLP कैसे एग्जिस्टेंस में आई, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ LLP हु वांट्स टू एंटर इन LLP. दिस एग्रीमेंट में प्रोवाइड, उस एग्रीमेंट में क्या होता है, उनकी राइट्स ड्यूटीज होती है पार्टनर्स की. इन द एब्सेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट, अगर कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होता है जिसमें, देन देयर म्यूचुअल जो राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती है, वो शेल बी डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट. फर्स्ट शेड्यूल होता है ना इस LLP का, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी राइट्स एंड ड्यूटी फिक्स करी जाती है. LLP में 4 शेड्यूल्स है, 4 शेड्यूल्स, जो जिसमें फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारे फर्स्ट शेड्यूल में क्या डिफाइन किया गया है, राइट्स एंड ड्यूटीज़. राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिफाइन की गई है. अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो इसके अकॉर्डिंग शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ सेट किया जाएगा. इन शेड्यूल सेकंड में क्या है, अगर एक LLP जो है वो फर्म में कैसे कन्वर्ट हो सकती है. थर्ड शेड्यूल में है वो प्राइवेट लिमिटेड में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन. एंड फोर्थ वन इज अनलिस्टेड पब्लिक कॉर्पोरेशन. ये हमारे 4 शेड्यूल्स जो है LLP के हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो एलिजिबिलिटी जो है पार्टनर्स की क्या हो सकती है. जब एक इनकॉर्पोरेशन होता है हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का यानी LLP का, जो पर्सन होते हैं वो अपने साइन करते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे एंड देन दे विल बी द पार्टनर्स ऑफ LLP एंड एनी अदर पर्सन. यानी कि ये नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया है, अब कोई और अदर पार्टनर नहीं बन सकता उस LLP का. कि वो बन सकता है बट मे बिकम ऑफ ए पार्टनर ऑफ LLP बाय इन अकॉर्डेंस विद द LLP पार्टनरशिप एग्रीमेंट. एग्रीमेंट साइन करना होगा उसको, और जो एग्रीमेंट साइन होता है वो विद इन द 30 डेज फाइल करना होता है हमें रजिस्ट्रार के पास. विद इन द 30 डेज हमें वो रजिस्ट्रार ऑफिस में देना होता है. तो ये था हमारी एलिजिबिलिटी टू बी ए पार्टनर्स. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स है. इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ होगी पार्टनर्स के बीच में और क्या क्या उनकी रिलेशनशिप होगी. फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, द म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ LLP एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए LLP एंड इट्स पार्टनर. इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा तो आपको मैं इजी लैंग्वेज में बताती हूँ. इसमें क्या बोला गया है, एक बार जो है पार्टनर्स एंड पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप बताएगा ये, एंड एक बार LLP एंड पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप बताएगा. तो आपको ये 2 ही पॉइंट हैं जो ज़्यादातर डिस्कस होंगे इसमें, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है. तो P एंड P के बीच में और LLP एंड पार्टनर के बीच में, P इज हियर पार्टनर. सो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ होगी वो P टू P होगी फर्स्ट, एंड फिर लिखा हुआ है LLP और पार्टनर्स के बीच में. वो कौन गवर्न करेगा, बाय द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट्स हुआ है P एंड P, LLP एंड P, और बिटवीन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर. अगर ये नहीं हुआ, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, देन हमने क्या देखा था, फर्स्ट शेड्यूल जो है इस एक्ट का वो अप्लाई होगा. फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स. सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया है, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट. अगर कोई भी चेंज होता है LLP के अंदर, देन उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा फर्म को टू रजिस्ट्रार इन द फॉर्म ऑफ ए मैनर, जिस भी फॉर्म में वो करेगा उसको इन्फॉर्म, एंड अकॉम्पनीड बाय सच फी एज में प्री डिस्क्राइब. और उसको प्लस में फ़ी भी देनी पड़ेगी जो कि पहले से प्री डिसाइडेड है.
थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, एक एग्रीमेंट बनाया गया है राइटिंग में, रिटन फॉर्म में, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, यानी कि एलएलपी का अभी इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ था, उससे पहले ही हमने एक एग्रीमेंट बनाया बिटवीन द पार्टनर्स, जो क्या करते हैं अपने सिग्नेचर करते हैं, सब्सक्राइब देयर नेम, अपना नेम लिखते हैं, टू द इनकॉर्पोरेशन जो डॉक्यूमेंट था उस पर साइन करते हैं, में इम्पोज ऑब्लिगेशन, उनकी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज एप्लीकेबल होती है जब उन्होंने साइन किया उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स पे, ऑन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल पार्टनर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। यानी क्या बोल रहा है, जब वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी ना एलएलपी, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, अगर सभी पार्टनर्स उस पर एग्री करते हैं, रेटिफाई कर देते हैं उस डॉक्यूमेंट को कि हाँ हमने जो साइन किए थे उस एलएलपी पे, उस एलएलपी के डॉक्यूमेंट पे वो अभी भी एप्लीकेबल है, हमारी अभी भी वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने साइन करा 1 जून को, यानी कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ 1 जून को, बट कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई 5 जून को, यानी कि 1 to 5 के डेज़ के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शन के बीच में लॉस प्रॉफिट हुआ वो एग्री करेंगे 5 जून को भी कि हाँ हम इस पर एग्री करते हैं, रेटिफाई करेंगे सभी पार्टनर्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा इन 1 to 5 डेज़ के बिटवीन में वो बियर करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर कोई भी एग्रीमेंट क्रिएट नहीं किया गया है, जो हमने पहले भी देखा था, इंट्रोडक्शन में बताया गया था, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है, उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है, पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को एलएलपी के, देन क्या होगा, जो प्रोविजंस है हमारा जो सेट आउट किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में उसको फॉलो किया जाएगा। हमारे जो 4 शेड्यूल्स है एलएलपी के अंदर, उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है वो यही डिफाइन करता है, अगर एग्रीमेंट नहीं किया गया है बिफोर एलएलपी इनकॉर्पोरेशन बिटवीन द पार्टनर्स, देन फर्स्ट शेड्यूल विल बी फॉलो इन विच इट इज़ डिफाइंड द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। तो ये हमने देखी इसकी रिलेशनशिप क्या होती है पार्टनर्स के बीच में। हम देखेंगे सीएशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, यानी कि कब पार्टनर सीज हो सकता है या फिर उसका जो राइट्स है वो खत्म हो सकता है उस एलएलपी के अंदर। लेट्स सी क्या बोला गया है। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है अ पार्टनर में सीज यानी कि वो स्टॉप कर सकता है उसका जो राइट होगा उस एलएलपी में, टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है देन उसका जो राइट्स होगी वो स्टॉप हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं उस कॉर्पोरेशन में। सेकेंड पॉइंट है, in the absence of an agreement he may cease to be a partner by giving a notice in writing to other partner। वो एक नोटिस देकर भी वो सीज कर सकता है, खुद को स्टॉप कर सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस पार्टनरशिप में, एटलीस्ट 30 days बिफोर इट्स इंटेंशन, उससे 30 दिन पहले ही उसके जो इंटेंशन है, इरादे हैं टू रिजाइन अ पार्टनर, उसको एक नोटिस देना होगा। यानी बिफोर 30 days जो उसका इंटेंशन है कि हाँ उसे सीज करना है, उसे एक नोटिस देना होगा किसी अदर पार्टनर को। थर्ड पॉइंट है हमारा, अ पर्सन शेल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। पर्सन कैसे सीज कर सकते हैं, जब वो डेथ हो गई हो, वो ऑब्वियसली बात है, अगर डेथ हो गई है पार्टनर की, वो उसका जो राइट होगा वहाँ स्टॉप हो जाएगा, उसका जो राइट या फिर कुछ पेंडिंग अमाउंट होगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाएगा। सेकंड है डिक्लेयर एंड अनसाउंड माइंड। थर्ड वन इज अगर वो इंसॉल्वेंट प्रूव हो गया है। सो हमारे फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, फोर्थ पॉइंट है वेयर अ पार्टनर हैज सीज टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का अगर किसी पार्टनर सीज हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, देन ही विल बी नॉन फॉर्मर पार्टनर, उसको हम बोलेंगे जो पार्टनर सीज हो चुका है। इन रिलेशन टू एनी अदर पार्टनर, एनी पर्सन हु इज डीलिंग विद एलएलपी टू द फॉर्मर पार्टनर, अगर कोई भी बाहर का पर्सन है, थर्ड पार्टी है और उस फॉर्मर पार्टनर के साथ डील करती है, देन वो क्या माना जाएगा, विल बी कंसिडर एज पार्टनर ऑफ एलएलपी। वो तो उसको एलएलपी का पार्टनर ही मानेगा ना, जब तक उस पर्सन को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है हु इज डीलिंग हैज ए नोटिस टू दिस फैक्ट टू फॉर्मर पार्टनर हैज सीज। जब तक उस थर्ड पार्टी को ये इन्फॉर्म नहीं किया जाता है कि वो जो है पार्टनर सीज हो चुका है, उसको ये नोटिस नहीं दिया जाता, तब तक वो एलएलपी का पार्टनर माना जाएगा। किसके अकॉर्डिंग माना जाएगा, जो थर्ड पार्टी उसके साथ डील कर रही है। एंड इसमें ये भी लिखा हुआ है जो नोटिस ऑफ दिस फैक्ट होगा हैज़ बीन डिलीवर टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास भी नोटिस डिलीवर कर दिया जाना चाहिए। सो फिफ्थ पॉइंट इज द सीएशन ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप डज नॉट बाय इटसेल्फ, वो खुद से सीज नहीं कर सकता डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन, अगर उसका कोई ऑब्लिगेशन है टू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स की ओर, अगर उसका कोई ऑब्लिगेशन है देन वो अपने आप को सीज नहीं कर सकता, और टू द अदर पार्टनर्स और एनी अदर पार्टनर विच ही इनकर्ड वाइल बीइंग अ पार्टनर। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट है उसका मार्च में एग्जाम हो गया, वो फिनिश हो जाएगा, यानी कि उसके जो एग्जाम है वो फिनिश हो जाएंगे मार्च में, बट वो यानी वो 12th पास आउट करके जा चुका होगा स्कूल से, अब उस स्कूल पर उसका कोई राइट नहीं है या फिर वो स्कूल का स्टूडेंट नहीं होगा, देन वो क्या करता है, जनवरी में उसने कुछ नुकसान कर दिया स्कूल की प्रॉपर्टी पर, देन उसने हार्म पहुंचाया, उसको वो लाइबल होगा उस लाइबिलिटी के लिए, उसको पे करना पड़ेगा बिकॉज तब जनवरी में वो वहाँ का स्टूडेंट था। देन यही बोल रखा है हमारी फिफ्थ पॉइंट में भी, वो अपने आप को डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज नहीं कर सकता पार्टनर एनी ऑब्लिगेशन, जो उसके राइट्स थे या ड्यूटीज़ थी।
Sixth point is, unless otherwise provided in LLP agreement, the former partner or a person who is legally entitled to his share on death of insolvency. यानी जो फॉर्मर पार्टनर है एलएलपी में या फिर उसके मरने के बाद जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके पास क्या क्या राइट होंगे एलएलपी से रिसीव करने के लिए, क्या क्या वो रिसीव कर सकता है एलएलपी से। लेट्स सी क्या क्या कर सकता है। फर्स्ट वन इज एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मर पार्टनर। जो भी फॉर्मर पार्टनर है जो सीज हो चुका है अब, उसने जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उस पार्टनरशिप में एक्चुअली मेड टू द एलएलपी पार्टनरशिप, वो उसको अमाउंट मिलने का राइट है। सेकंड वन इज हिज राइट टू शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वो होते हैं जो आफ्टर पेड डिविडेंड, यानी डिविडेंड और स्टॉक होल्डर्स को जो पे किया जाता है उसके करने के बाद जो प्रॉफिट्स रिमेनिंग होता है वो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एज्यूम करते हैं। एलएलपी में जो होता है आफ्टर द रिडक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज, और रिडक्शन यानी कि लेस करके डिडक्शन एक्यूमुलेटेड लॉसेज को एलएलपी के डिटरमाइन एज द डेट ऑफ द फॉर्मर पार्टनर सीज टू बी अ पार्टनर, यानी कि जो उसको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिया जाएगा वो आफ्टर डिडक्शन दिया जाएगा, जो भी अक्यूमुलेटेड लॉसेस थे उसको वो राइट है मिलने का। एंड द सेवेंथ एंड लास्ट वन पॉइंट इज अ फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर, उसको क्या राइट है, एंटाइटल्ड मीन्स राइट है उस फॉर्मर पार्टनर को जो चला गया है अब वो सीज हो चुका है, ऑन हिज शेयर ऑन डेथ इंसॉल्वेंसी shall not have any right to interfere in the management of the limited liability partnership, यानी कि जो फॉर्मर पार्टनर का इंसॉल्वेंसी के बाद या डेथ के बाद जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको अमाउंट मिलने का राइट है वो जस्ट अमाउंट लेगा और उसको मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी में कोई भी राइट नहीं है कि वो इंटरफेयर करे। अब हम उसको ये नहीं कह सकते आप हमें मैनेजमेंट सिखाओ कि कैसे करनी है, देन उसके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है, वो अपना जस्ट अमाउंट लेगा, वो पार्टनर का यानी फॉर्मर पार्टनर का क्या था, लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, देन उसको कोई राइट नहीं है कि उसकी मैनेजमेंट में, पार्टनरशिप की मैनेजमेंट में कुछ इंटरफेयर करे। तो ये हमने देखा एलिजिबिलिटी क्या होती है पार्टनर्स की, एंड रिलेशनशिप क्या होती है, एंड सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन द नेम एंड एड्रेस ऑफ ए पार्टनर, क्या क्या उनकी एक्सटेंट एंड लिमिटेशंस होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, ये भी हमारा एक टॉपिक होगा।